बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 आरोह भाग 2 का पाठ कविता के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी पर। इसके लेखक कुंवर नारायण जी हैं, मतलब कवि जो हैं इनके कुंवर नारायण जी हैं। इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी रहेगा। तो कविता के बहाने इसका समरी जान लेते हैं, मतलब सारांश जान लेते हैं। कविता के बहाने कविता में कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा तीनों का समावेश है। ये तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए भी ससीम है, परंतु कविता का क्षेत्र असीम है। उसके अंतर्गत जड़, चेतन, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि सभी का व्याप हो सकता है। और दूसरा कविता है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर में भाषा की सरलता और सहजता को रेखांकित किया गया है। कवि का कहना है कि हमें सीधी सरल बात को सीधे सरल शब्दों में कहने का प्रयास करना चाहिए। भाषा के प्रदर्शन के फेर में पड़ते ही बात उलझने लगती है। जैसे जैसे कवि उलझाव से निकलने का प्रयास करता है, जटिलता और अधिक बढ़ने लगती है। कुछ लोग इस उलझाव का समर्थन करते हैं, परिणाम स्वरूप बात का मूल प्रभाव नष्ट हो जाता है। कहने वाला भाषा की जटिलता से तंग आकर जोर जबरदस्ती करने लगता है। इस प्रकार वह चाहे अनचाहे अनाड़ी बन जाता है। तो नीचे प्रश्न उत्तर है। देखिए, यहाँ से प्रश्न शुरू हुआ है। पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। उत्तर, यहाँ सब घर एक कर देने का अर्थ है आपसी भेद, अंतर और अलगाव बोध को समाप्त करके सब में एक जैसे अपनत्व की अनुभूति करना। बच्चे गली मोहल्ले में खेलते हुए अपने पराये का भेद भूल जाते हैं। वे सभी घरों में अपने घर जैसा अधिकार मानने लगते हैं। कभी भी कविता लिखते हुए जन समाज के आपसी भेदभाव भूलकर सबको एक मानकर अपनी बात कहता है। दूसरा प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। उत्तर, उड़ने और खिलने का कविता से सीधा संबंध है। कवि की कविता में भी कल्पना की उड़ान होती है। कवि की उड़ान पक्षियों की उड़ान से भी अधिक ऊंची होती है। इसलिए कहा गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कविता में खिलावट, प्रसन्नता, खिलखिलाहट और आनंद अनिवार्य गुण होते हैं। जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध और रंग को चहों ओर फैलाता है, उसी भांति कवि अपनी कविता को आनंदमय बनाकर सबको आनंद बांटता है। तीसरा प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर, कविता और बच्चों में क्रीड़ा, कौतुक का पूरा स्थान होता है। बच्चे आनंद के लिए खेलते हैं। वे खेल में अपने पराये का भेदभाव भूल जाते हैं। खेल में उनका संसार बड़ा हो जाता है, उनके हृदय का विस्तार हो जाता है। कवि भी आनंद के लिए कविता लिखता है। वह भेदभाव भरी दुनिया को त्याग कर सबके कल्याण और आनंद के लिए साहित्य रचना करता है। चौथा प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। उत्तर, कविता की समानता एक ऐसे फूल से की गई है जो कभी मुरझाता नहीं, सदा महकता रहता है। प्रायः फूल क्षणभंगुर होता है, वह अपनी महक बिखराकर जल्दी ही झड़ जाता है, किंतु कविता अपनी महक को अनंत काल के लिए बिखराती रहती है। हम 1000 साल पहले लिखी गई कविता का आनंद आज भी ज्यों का त्यों ले सकते हैं। पांचवा प्रश्न, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। उत्तर, भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है उसका सरलता, सादगी और सहजता से प्रयोग करना, उपयुक्त भाव के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना, बनावटी शब्दों के आडंबर से बचना, सरल सी बात को सरलतम भाषा शैली में कह देना। छठा प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। उत्तर, यह बात सच है कि बात और भाषा का संबंध अभेद होता है।
मनुष्य के मन में उठी हुई भावनाएं शब्दों में लिपट कर बाहर आती है। हम जैसा अनुभव करते हैं, यदि वैसे उसे वैसा ही कह दें तो कोई चक्कर नहीं आता, परंतु यदि कभी अपनी बात को कहने के लिए उसे सजाने संवारने का प्रभावी बनाने के फेर में पड़ जाता है तो बहुत कठिनाई हो जाती है। यदि वह भाषा के मोह में पड़ता है तो मूल बात पीछे छूट जाती है। वह कहना कुछ चाहता है किंतु कहा कुछ जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि शब्द ही शब्द रह जाते हैं, उनके अर्थ तक श्रोता पहुंच ही नहीं पाता। जैसे ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठेल पेल शैल उसलत है। इसमें शब्द सौंदर्य तो है किंतु अर्थ से ध्यान हट गया है। अब 7वां प्रश्न देखिए, बात के लिए कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंब मुहावरों से मिलान कीजिए। तो इस तरफ देखिए बिंब मुहावरा दिया गया है और इस तरफ क्या दिया गया है, विशेषता दिया गया है। तो क का है बात की चूड़ी मर जाना, तो इसका उत्तर है बात का प्रभावहीन हो जाना। ख का है बात की पेच खोलना, उत्तर है बात को सहज और स्पष्ट करना। ग का है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, कोई उत्तर ठीक नहीं। घ का देखिए पेच को कील की तरह ठोक देना, इसका उत्तर है बात में कसावट का ना होना, बात का पकड़ में ना आना। अंगह का है बात का बन जाना, उत्तर है कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनाना। कविता के आसपास बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखें। उत्तर है बात का बतंगर बनाना, तो मीडिया वाले अपने चैनल का अखबार को बिकाऊ बनाने के लिए बात का बतंगर बना देते हैं। तो इस तरह से मुहावरे को आप सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। ख का है बात बढ़ाना, तो इसको किस तरह सेंटेंस बनाएंगे, अच्छा है मामला यहीं सुलटा लो, बेकार में बात बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। ग का है बातें बनाना, ये हास्य कवि बातें बनाने में बड़े उस्ताद होते हैं। घ का बात का धनी, यह सेठ बात का धनी है जो कह देगा करके दिखाएगा। अब व्याख्या कीजिए, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो इसका व्याख्या देख सकते हैं आप। आधुनिक युग में चर्चा कीजिए, आधुनिक युग में कविता की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। उत्तर, आधुनिक युग में कविता और अधिक प्रखरता में लिखी जाएगी। आज कवि के प्रचार प्रसार के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण है। आम आदमी भी कविता लिखकर उसे छपवाने में पढ़ने में समर्थ है। आज जितने कवि सम्मेलन होते हैं उतने पहले कभी नहीं होते थे। हाँ, आज की कविता जनता के साथ जुड़ी हुई होगी। आज नख सिख वर्णन और आशिक मिजाजी का जमाना गया। आज की कविता आधुनिक समस्याओं पर लिखी जाएगी। चूड़ी कील पेच आदि मूर्त उपमानों के माध्यम से कवि ने कथ्य की अमूर्तता को साकार किया है। भाषा को समृद्ध एवं संप्रेषणीय बनाने में बिंबों और उपमानों के महत्व पर परिसंवाद आयोजित करें। उत्तर क का है, ये कवि अपनी बात सीधी सीधी क्यों नहीं कहते हुए पेच कील चूड़ी आदि का सहारा क्यों लेते हैं। ख का कवि सर्वश्रेष्ठ संवादक होते हैं, वे अपनी बात को सरलतम और प्रभावी ढंग से कहने में कुशल होते हैं। वे जानते हैं कि मनुष्य प्रतीकों उपमानों और बिंबों को अधिक भली प्रकार समझता है, इसलिए उपमानों और बिंबों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, सुंदर है सुमन विहग सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। पंत की इस कविता में प्रकृति की तुलना मनुष्य को अधिक सुंदर और समर्थ बताया गया है और कविता के बहाने कविता में इस आशय को अभिव्यक्त करने वाले बिंदुओं की तलाश करें। उत्तर है, कविता के बहाने में कविता को चिड़िया और फूल से अधिक समर्थ बताया गया है। देखिए, कविता के उड़ान भरा चिड़िया क्या जाने और कविता का खिलना भरा फूल क्या जाने। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य कथ्य संदेश उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, कविता के बहाने कविता में प्रभाव और प्रकाश पर प्रकाश डालती है। कवि के अनुसार कविता का फैलाव गगन विहारी चिड़िया से भी अधिक ऊंचा और विस्तृत है। कवि की कल्पनाएं चिड़िया की उड़ान से भी अधिक ऊंची होती है। उसकी महक सुगंध और प्रविष्णुता फूल से भी अधिक अस्थायी तथा अनंत होती है। उसके आनंद को कभी भी लिया जा सकता है।
कविता बच्चों के खेल सी आनंदपूर्ण और भेदभाव रहित होती है। कविता प्रकृति और मनुष्य के सभी सरोकारों को समेटते हुए भी उनसे अधिक व्यापक, कल्पनापूर्ण, आनंदपूर्ण और महान होती है। दूसरा प्रश्न है, कविता एक उड़ान है? चिड़िया के बहाने स्पष्ट कीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जिस प्रकार चिड़िया खुले आकाश में दूर दूर तक ऊंची ऊंची उड़ान भरती है, उसी प्रकार कविता की उड़ान भी बहुत ऊंची और असीम होती है। तीसरा प्रश्न, कविता और चिड़िया की तुलना कीजिए। उत्तर, कवि के अनुसार कविता और चिड़िया दोनों बहुत ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है। कविता में चिड़िया के संसार तक की उसकी अनुभूतियों को कह पाने की शक्ति होती है, परंतु चिड़िया बेचारी न तो कविता को समझ सकती है, न उसकी उड़ान तक पहुंच सकती है। कविता असीम है, चिड़िया ससीम। चौथा प्रश्न है, कविता एक खिलना है? फूलों के बहाने आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि के अनुसार कविता भी फूलों के समान महकती है, खिलती है और लोगों को आनंदित करती है। उसने फूलों से खिलना, आनंदित होना और आनंद बांटना सीखा है। पांचवा प्रश्न, कविता और फूल की तुलना कीजिए। उत्तर, कवि के अनुसार फूल ससीम है, वह नश्वर है, वह क्षण भर के लिए खिलता है, महकता है और नष्ट हो जाता है, किंतु कविता का अर्थ, सौंदर्य, प्रभाव और आनंद अनंत काल तक जीवित रहता है, इसलिए वह असीम है। और प्रश्न संख्या 6 है, कविता एक खेल है? बच्चों के बहाने आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविता बच्चों की आनंद पर क्रीड़ा की तरह शब्दों के खेल खेलती है। कवि शब्दों के माध्यम से मनमाने अर्थ, प्रभाव और सौंदर्य की रचना करता है। यह खेल भेदभाव रहित होता है। सातवां प्रश्न, बच्चों और कविता की तुलना कीजिए। उत्तर, बच्चे बिना किसी भेदभाव के अपने पराये का अंतर भूलकर सबको अपना मानकर खेल खेलते हैं। कविता भी मित्र शत्रु भाव भूलकर, अपना पराया भूलकर सारे संसार को अपना मानकर भाव अभिव्यक्त करती है। दोनों आनंद के लिए जीते हैं, दोनों की रचना खेल और आनंद के लिए होती है। आठवां प्रश्न है, बात सीधी थी पर का संदेश, उद्देश्य, प्रतिपाद्य कथ्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बात सीधी थी पर कविता का मूल संदेश यह है कि हर बात को सहजता से कहना चाहिए। यदि वक्ता अपनी बात को बिना किसी बनावट, बुनावट, जटिलता, वक्रता या चमत्कार प्रदर्शन के कह दे तो बात बन जाती है, भाव पूरी तरह श्रोता तक पहुंच जाता है। परंतु यदि वक्ता अपनी बात को चमत्कारी बनाने के फेर में शब्दों को जानबूझकर तोड़ना मरोड़ता है या कठिन बनाता है तो बात बीच में ही रह जाती है, बात का प्रभाव और सौंदर्य नष्ट हो जाता है, बात अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती है। 9 नंबर प्रश्न है, बात कहाँ पर जाकर फंसी? उत्तर, सीधी सरल सी बात भाषा के चमत्कार प्रदर्शन के चक्कर में फंस गई। यदि वक्ता अपनी बात को अधिक प्रभावी बनाने के चक्कर में न पड़ता तो उसके कथन का प्रभाव अधिक गहरा पड़ता। 10 नंबर प्रश्न है, कवि ने अपनी बात में उलटफेर क्यों किया है? उत्तर, कवि या वक्ता ने अपनी बात में उलटफेर इसलिए किया ताकि उसकी बात अधिक प्रभावी ढंग से प्रकट हो, श्रोता पर उसकी भाषा का प्रभाव पड़े। प्रायः कविता में छंदों की साधना के लिए शब्दों में उलटफेर, तोड़ मरोड़, घुमाव फिराव करना पड़ता है। इस कारण कभी कभी अभिव्यक्ति जटिल हो जाती है। 11 नंबर प्रश्न है, कवि की बात पेचीदा क्यों हो गई? उत्तर, कवि ने अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए नए नए प्रयोग किए, वह शब्दों के प्रदर्शन के फेर में पड़ गया, परिणाम स्वरूप भाषा के पेच खुलने की बजाय और अधिक कसते चले गए, बात बहुत पेचीदा हो गई। 12 नंबर प्रश्न है, बात पेचीदा होने पर भी कवि पेच को और अधिक क्यों कसता गया? उत्तर, भाषा का जादू दिखाने के चक्कर में अभिव्यक्ति पेचीदा होती गई, फिर भी कवि भाषा के पेच को कसता चला गया। कारण था जनता का समर्थन, उसे तमाशबीनों की वाहवाही मिलने लगी। यद्यपि वह अस्पष्ट था, गलत था, वह गलत बात पर अड़ गया था, बात उलझ गई थी, फिर भी उसके अंध समर्थकों ने उसे समर्थन देना जारी रखा। परिणाम यह हुआ कि वह बात को सुलझाने की बजाय उलझी हुई बात को और अधिक उलझाता चला गया। 13 नंबर प्रश्न है, वाहवाही और समर्थन से क्या दुष्परिणाम हो सकता है? लिखिए। वाहवाही अंधी होती है, समर्थकों का एक ही धर्म होता है, अपने नायक की अंधी प्रशंसा करना, उसे बल प्रदान करना, वह जो भी कहे उसके समर्थन में नारे लगाना, उसे उसी के गलत सलत रास्ते पर आगे धकाना।
इसका दुष्परिणाम यह होता है कि प्रायः अंधे समर्थन को पाकर वह भटके हुए मार्ग पर बढ़ते बढ़ते प्रायः अंधे कुएं में गिर जाता है, वह लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है। और 14 नंबर प्रश्न है, गलत मार्ग पर दुराग्रह करने का क्या परिणाम हुआ? उत्तर, कवि ने गलत मार्ग पर जोर जबरदस्ती की, परिणाम यह हुआ कि बात की चूड़ी मर गई, अर्थात बात पूरी तरह दिशा भ्रष्ट हो गई, अभिव्यक्ति कुंद हो गई। 15 नंबर प्रश्न है, बात को कील की तरह ठोकने का क्या आशय है? उत्तर, अपनी बात को कील की तरह ठोकने का आशय है अपनी बात को जबरदस्ती धकियाना, उसे अच्छी तरह सुलझाकर कहने की बजाय जोर जोर से बोलकर तथा उछल उछल कर कहना, इस प्रकार जबरदस्ती अपना दबदबा बनाना। 16 नंबर प्रश्न है, कवि को पसीना किस लिए आ गया? उत्तर, कवि अपनी बात को सरलता से नहीं कह पाया, उसने बात को प्रभावशाली भाषा में कहने के चक्कर में स्वयं को उलझा लिया, इससे बात अपने लक्ष्य से भटक गई। कवि ने भाषा के जंगल में उलझी अपनी बात को सरलता से कहने का भरपूर प्रयास किया, उसने चाहा कि उसकी बात जटिल भाषा के पेचों से बाहर निकल आए, परंतु इस कोशिश में उसके हाथ कुछ भी न लग सका, उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।